Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about one of the most important topic, and that is the events of World War II. पिछले लेक्चर में हमने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के तमाम कॉजेस को डिस्कस कर दिए। आज हम इस वीडियो में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान रोनमा होने वाले तमाम इवेंट्स को कवर करेंगे कि कैसे ये लड़ाई शुरू हुई, किन किन कंट्रीज़ के दरमियान ये लड़ाई लड़ी गई और इसका नतीजा क्या निकला, कैसे ये लड़ाई ख़त्म हुई। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्ट द टॉपिक। सो स्टार्ट लेती हूँ मैं अपनी लास्ट लेक्चर की एंडिंग से, जिसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो हिटलर होता है वो एक एग्रीमेंट साइन करता है जिसका नेम था एंग्लो जर्मन नेवल एग्रीमेंट। ठीक है, जिसके बेस पर हिटलर क्या करता है कि जर्मनी को इस काबिल बनाता है कि वो अपनी नेवल फोर्स को इस्टेब्लिश कर सकें, एयर फोर्स को इस्टेब्लिश कर सके, मींस अपनी मिलिट्री को मजबूत से मजबूत तर कर सके। ठीक है, सो जर्मनी की इस बढ़ती हुई मिलिट्री को देखते हुए फ्रांस जो होता है वो अलर्ट हो जाता है और वो यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव वॉल, एक फोर्टिफिकेशन वॉल को इस्टेब्लिश कर लेता है। जो आपको रेड कलर की लाइन इस मैप में शो हो रही है, तो वो यहाँ पर फोर्टिफिकेशन वॉल को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, कौन? फ्रांस, जिसका नेम था मैगिनोट लाइन। ये एक प्रोटेक्टिव वॉल होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इन द ईयर 1938 में जर्मनी जो होता है उनको जब पता चल जाता है कि इनकी मिलिट्री जो है वो वेल एस्टेब्लिश हो चुकी है, वो तैयार हो चुकी है, तो जर्मनी अपनी नाइबर कंट्री ऑस्ट्रिया की तरफ अटेंशन करता है। बिकॉज अपेरेंटली हिटलर चाहता है कि जो तमाम जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज हैं उसको इकट्ठा किया जा सके, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं होता। हिटलर जो होता है वो इनका सिर्फ मकसद कंट्रीज़ को इन्वेट करके हासिल करना नहीं था, बल्कि उन तमाम कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करके जर्मनी को आगे बढ़ाना था। मीन जर्मनी की जो कोई हुई प्रेस्टीज थी उनको वापस लेके आना था। ठीक है, सो होता क्या है कि फरवरी 1938 में हिटलर जो होता है वो ऑस्ट्रिया के चांसलर कर्ट शुशनिक से मुलाकात करता है। ठीक है, जिसमें हिटलर जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन जो चांसलर होता है उसके साथ एक एग्रीमेंट साइन करता है। उस एग्रीमेंट में था कि अपने नाजी जो पार्टी के लोग थे उनको ऑस्ट्रिया के गवर्नमेंट में अपॉइंट करना था। ठीक है, सो होता क्या है कि एक महीने के बाद जो चीज़ें होती हैं ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट में वो कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। ठीक है, तो जो ऑस्ट्रिया के चांसलर होते हैं कर्ट शुशनिक, वो क्या करते हैं, वो पूरे कंट्री में एक नेशनल वोट कराते हैं कि अगर आप लोगों से पूछते हैं कि आप इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहते हो या मर्ज होना चाहते हो, तो जब हिटलर को ये पता चलता है तो वो अपने प्रोपेगेंडे को यूज़ करते हुए अपनी मिलिट्री को यहाँ पे इंटर कर देता है। ठीक है, और यूँ बगैर लड़े हिटलर जो होता है वो ऑस्ट्रिया को इन्वेट कर देता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हिटलर जो होता है वो नेक्स्ट चेकोस्लोवाकिया की तरफ मूव करता है। ठीक है, इस चेकोस्लोवाकिया में एक बॉर्डर रीजन होता है जिसका नेम था सुडेटेलेंड। ठीक है, ये सुडेटेलेंड रीजन में एक्चुअली तकरीबन 30 लाख पीपल जर्मन स्पीकिंग आबाद होते हैं। तो हिटलर जो होता है वो इस बात को बेस बनाते हुए कहता है कि ये वाला पार्ट तो हमारा होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर तो जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं। सो नेक्स्ट क्या होता है कि इस कहानी में एंट्री होती है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर नेवल चैम्बरलिन की। ठीक है, ये नेवल चैम्बरलिन जो होता है ये वॉर एक्चुअली नहीं चाहता है। ठीक है, सो वो क्या करता है, वो इस सुडेटेलेंड रीजन को एक एग्रीमेंट के तहत हिटलर को दे देता है
इस एग्रीमेंट के साथ, इस बात के साथ कि अब इसके बाद कोई वॉर नहीं होगी। बट होता क्या है कि ठीक 1 ईयर के बाद हिटलर जो होता है वो अपने एग्रीमेंट को, अपने वादे को तोड़ देता है और इस रीजन पर अटैक कर लेता है। मींस के पूरे चेकोस्लोवाकिया को अपने कब्जे में कर लेता है, जिसके बाद जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर होता है उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलती है। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद बारी आती है पोलैंड की, ठीक है। सो इन 1939 हिटलर अटैक पोलैंड विद 10 लाख ट्रूप्स। तो कैसे हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया? हुआ यूं कि हिटलर जो था उन्होंने बहुत चालाकी के साथ सोवियत यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट कर ली, और इस एग्रीमेंट का नाम था नॉन एग्रेशन पैक्ट, जिसमें क्या था कि ये जो सोवियत यूनियन था वो भी पोलैंड के कुछ हिस्से को चाहता था। तो यूं इन दोनों की जो इंटरेस्ट थी वो सेम थी। सो क्या होता है कि 1939 में हिटलर अटैक कर देता है पोलैंड पर। ये देखते हुए जो बाकी कंट्रीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। मींस के फ्रांस और यूके जो होता है उनको लगता है कि अगर हिटलर ऐसे ही एक के बाद दूसरे कंट्री को इन्वेड करता रहा तो एक न एक दिन हमारी भी बारी आएगी। तो यूं होता क्या है कि जो यूनाइटेड किंगडम होता है, यूके होता है, जिसको हम ब्रिटिश भी कहते हैं, वो जर्मनी को, मींस के हिटलर को अल्टीमेटम देता है कि अगर आपने पोलैंड पर हमला कर दिया तो हम जर्मनी के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर देंगे। बट जो हिटलर होता है वो इस अल्टीमेटम की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, मींस दैट कि वो इसको इग्नोर कर देता है। जिसके बाद फाइनली क्या होता है कि ब्रिटिश जर्मनी के खिलाफ अपनी वॉर को डिक्लेयर कर देता है, जबकि इसके बाद बाकी जो कंट्रीज होते हैं वो भी वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट दी जर्मनी। सो जो वर्ल्ड वॉर 2 के हवाले से कहा जाता है कि जब जर्मनी पोलैंड पर अटैक करता है तो वर्ल्ड वॉर 2 यहाँ से स्टार्ट होती है। बट दिस पीरियड इज नोन एज फोनी वॉर, मीन्स फोनी वॉर कहते हैं झूठ मूठ का वॉर, कि जब जर्मनी ऐलान करता है कि पोलैंड पर अटैक करता है, मींस तो क्या होता है, इससे पहले स्लाइड में मैंने डिस्कस किया कि जो यूनाइटेड किंगडम होता है और फ्रांस होता है वो जर्मनी को अल्टीमेटम देता है कि अगर आपने पोलैंड पर अटैक कर दिया तो हम आपके खिलाफ वॉर को डिक्लेयर कर देंगे। सो जब ये जर्मनी अटैक करता है तो उस टाइम ये पोलैंड को कोई मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, इवन दो के जो पोलैंड की अपनी मिलिट्री होती है वो एक ओल्ड फैशन की होती है, मींस पुराने ज़माने की जो हॉर्सेस पर जो वॉर होते थे तो वही उनकी मिलिट्री स्टाइल होता है। तो इस वजह से जो पोलैंड की सिचुएशन थी वो कंट्रोल ना हो सकी और जर्मनी जो होता है वो पोलैंड को अपने कब्जे में कर लेता है, ठीक है। अब आगे प्रोसीड होने से पहले मैं आपको हिटलर के हवाले से एक बात बताती चलूँ कि हिटलर ने एक वॉर स्ट्रेटजी को तैयार कर रखा था और इस स्ट्रेटजी का नाम था ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी, ठीक है। इस स्ट्रेटजी के मुताबिक हिटलर का ये सोच था कि जंग को कम से कम टाइम में जीता जाए और इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया था, अपनी मिलिट्री में उन्होंने एयरप्लेन्स और टैंक्स को तैयार कर रखे थे, जिसके तहत क्या होता था कि जो वॉर होती थी वो कम से कम टाइम में, मींस स्पीड ऑफ लाइट के साथ वो जंग को कम से कम टाइम में जीत देता था, ठीक है। इसके अलावा टू मेंटेन दिस ब्लिट्जक्रीग स्ट्रेटजी हिटलर क्या करता था, इनके हवाले से कहा जाता है कि हिटलर जो था वो अपने सोल्जर को एक किस्म का ड्रग देता था और उस ड्रग्स का नेम था परविटीन, ठीक है। ये एक किस्म का ड्रग था जिसमें ये सोल्जर्स जो होते थे उनको ना ज़्यादा भूख लगती थी, ना थकावट का एहसास होता था और ना उनको नींद आती थी, मीन्स वो दिनों रात लगे रहते थे वॉर्स की तैयारी में, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, पोलैंड के बाद क्या होता है कि हिटलर नेक्स्ट प्लान वाज टू इन्वेड डेनमार्क एंड नॉर्वे। इसके बाद किसकी बारी आती है, डेनमार्क की आती है और नॉर्वे की आती है। सो बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी
क्या होता है कि 9 अप्रैल 1940 को हिटलर जो होता है वो इन दो कंट्रीज़ पर अटैक करता है। चूँकि ये कंट्रीज़ इतने बड़े बड़े नहीं थे, छोटे छोटे कंट्रीज़ थे, तो बहुत ही कम टाइम में मीन्स एयरप्लेन्स और टैंकों के ज़रिए उन्होंने इन जगहों को भी कंकर कर लिया। जबकि जो नॉर्वे का सरकार होता है वो यूनाइटेड किंगडम में भाग जाता है और वहाँ पर एग्जाइल हो जाता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में जो प्राइम मिनिस्टर होता है नेवल चैम्बरलिन, वो अपने कुर्सी से रिज़ाइन दे देता है और उसकी जगह आ जाते हैं विंस्टन चर्चिल। ठीक है, ये बंदा आ जाते हैं। अब इसके बाद कहानी में क्या होता है कि ऑन 10 मई हिटलर अटैक ऑन नीदरलैंड, ठीक है, इस जगह पर बेल्जियम पर और फ्रांस पर अटैक करता है। सो एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ दिस लेक्चर के जब फ्रांस अलर्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो यहाँ पर मैंगिनोट फोर्टिफिकेशन बना लेता है। तो इसी टाइम पर जब जर्मनी अटैक करने लगता है तो फ्रांस जो होता है या जो एलाइज फोर्सेस होती हैं वो इन बॉर्डर्स पर, इन तीनों बॉर्डर्स पर, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के बॉर्डर्स पर तमाम जो एलाइज फोर्सेस होती हैं वो यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। जबकि हिटलर जो होता है वो इस लड़ाई के लिए मोर देन 1000 फाइटर, बॉम्बर, एयरप्लेन्स, जबकि 30 मिलियन सोल्जर जो है वो इस अटैक के लिए तैयार करता है और इस बैटल को कहा जाता है द बैटल ऑफ फ्रांस। सो बैटल ऑफ फ्रांस के लिए जो जर्मन आर्मी थी उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, एक ग्रुप ए, दूसरा ग्रुप बी और तीसरा ग्रुप सी। ठीक है, ग्रुप बी को नीदरलैंड की तरफ भेज दिया जाता है ताकि वो इस जगह पर अटैक करके बेल्जियम की तरफ आ जाए। ठीक है, जहाँ पर जो एलाइज फोर्सेस खड़ी थी उन पर अटैक कर लें। ग्रुप सी का काम था कि वो इस मैग्नोइड लाइन पर जो फोर्सेस खड़ी थी उन पर अटैक कर ले। जबकि ग्रुप ए का जो काम था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, एक मास्टर प्लान की तरह वो काम कर रहा था, क्योंकि ये जो ग्रुप ए था उनकी पोजीशन पहले यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ पर इस वजह से होती है क्योंकि ये जो था एज आई टोल्ड यू कि बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। मींस ये 2 ग्रुप्स तो यहाँ पर लगे हुए थे, अब इसका काम था बीच के रास्ते से हमला करना, मींस पीछे से हमला आवर होना। तो ये ग्रुप ए जो होता है यहाँ पर कहा जाता है कि फ्रांस में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था जिसको आर्डिनेस फॉरेस्ट कहा जाता है। तो ये ग्रुप ए जो होता है वो इसी आर्डिनेस फॉरेस्ट के थ्रू यहाँ पर एंटर होता है और इस जगह को इन्वेड कर देता है। ठीक है, इसके बाद ग्रुप ए जो होता है वो पीछे से यहाँ पर जो एलाइज फोर्सेस खड़े थे उन पर पीछे से हमला आवर होते हैं। So the soldiers were surrounded by the German army from the 3 sides. अब जब इन फोर्सेस को तीनों साइड से घेर लिया जाता है तो इनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था और वो ये था समंदरी रास्ता। ठीक है, मीन्स यहाँ पर डंड्रेक पोर्ट था जिसके थ्रू वो अपनी जान को बचा सकते थे। सो तकरीबन कहा जाता है कि 4 लाख एलाइज जो ट्रूप्स थी वो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जमा थे और अपनी जान को बचा रहे थे। अब अगर इन 4 लाख ट्रूप्स को ना बचाया जाता तो जो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस था इनको एक बहुत बड़ा दचका लगना था, इनकी जो कंट्रीज थी वो इनसे तबाह हो सकती थी। ठीक है, सो इसी सिचुएशन में जो यूनाइटेड किंगडम होता है उनकी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, विंस्टन चर्चिल, वो एक प्लेन बनाते हैं इन जो 4 लाख ट्रूप्स थे उनको बचाने के लिए। ठीक है, सो ऑन 26 मई 1940 को विंस्टन चर्चिल जो होता है अकॉर्डिंग टू हिज प्लेन ऑपरेशन डायनामो जो होता है वो स्टार्ट होता है और 4 जून 1940 को तकरीबन 3,35,000 सोल्जर को सक्सेसफुली यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया जाता है। While on the other hand, after a few days means के on 22 जून 1940 को फ्रांस जो होता है वो जर्मनी के सामने सरेंडर कर लेता है। सो अप टू 1940 हिटलर जो होता है
वो तकरीबन अपने तमाम जो नाइबरिंग कंट्रीज़ होते हैं उनको इन्वेड कर चुका होता है। अब आगे क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि जो इटली होता है वो जर्मनी के साथ अपनी अलायंस बना लेता है और यूँ इन दोनों के अलायंस को कहा जाता है पैक्ट ऑफ स्टील। अब होता क्या है नेक्स्ट के पूरे यूरोप में अब बच गए हैं ओनली 3 पावर्स। एक हिटलर का अपना जर्मनी था, दूसरा सोवियत यूनियन था और थर्ड वन था यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अब अगर सोवियत यूनियन की बात की जाए तो जर्मनी का सोवियत यूनियन के साथ ऑलरेडी एक पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका था जिसको कहा जाता है नॉन एग्रेशन पैक्ट, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड। ठीक है, जबकि अब रह चुका था सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड किंगडम मींस ब्रिटिश अब रह चुका था, जो कि जर्मनी ने इनके साथ लड़ाई लड़नी थी। बट ऐसा क्या हुआ सिचुएशन में, ऐसा यू टर्न कैसे आया कि यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी को शिकस्त दे दी, या कह ले कि हिटलर को नाकामी हुई इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो ऐसा क्या हुआ जो कि इतने जो हिटलर इतने पीक पर था, विक्ट्री के पीक पर था, तो ऐसा क्या हुआ? तो इस सारे सिचुएशन को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like my video, do subscribe my channel, and if you have any question, do write your question in the comment section below. Thank you for watching my video.